जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था साथियों, हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। फर्स्ट टॉपिक हमने चॉइस किया है एथलेटिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें हम पहले थ्योरी के पार्ट को करेंगे। 2 पार्ट में इस एथलेटिक को हम खत्म करने वाले हैं साथियों। फर्स्ट पार्ट खत्म करके फिर इसके हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड पार्ट में जो बचा हुआ पार्ट हो जाएगा उसको फिनिश करके फिर उसके एमसीक्यूज को हम फिनिश करेंगे, ठीक है। तो जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए देर नहीं करेंगे, फटाफट से सेशन को स्टार्ट करेंगे। सो एथलेटिक्स में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो किसकी, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हम देख लेते हैं। आई होप आपको चीजें विजिबल होंगी अच्छे से। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। That's it. हाँ जी, चलो अब चीजें क्लियर। क्या कह रहा है, हिस्ट्री ऑफ एथलेटिक्स, ठीक है। इतिहास की बात करें तो एथलेटिक्स शब्द की उत्पत्ति की बात अगर होगी, ओरिजिन ऑफ द वर्ड, जो वर्ड आपका एथलेटिक्स है उसकी उत्पत्ति की बात करें तो एथलेटिक्स शब्द एक ग्रीक शब्द एथलॉस से बना है। ध्यान रखिएगा, एक ग्रीक शब्द है एथलॉस, उसी से आपका एथलेटिक शब्द बना है भैया, ठीक है, जिसका मतलब होता है कंपटीशन, प्रतियोगिता। यानी कि एथलेटिक जो है, सिंपल सा आपको ये रिमेंबर रखना है, ये कई बार मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा गया है, एथलॉस से बना हुआ है, ठीक है। एथलॉस क्या है, एक ग्रीक वर्ड है भैया, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता, कंपटीशन, प्रतियोगिता, कंपटीशन, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में ये पॉइंट आपसे पुटअप किए जा चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और एक और चीज ध्यान रखो, एथलेटिक्स को हम खेलों की रानी भी कहते हैं भैया, ठीक है। एथलेटिक्स को ही हम और क्या बोलते हैं, खेलों की रानी भी बोलते हैं। एथलेटिक्स एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसे हम खेलों की रानी कहते हैं, ठीक है, खेलों की रानी भी कहा जाता है एथलेटिक्स को, ठीक है। इस चीज को रिमेंबर रखिएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे भैया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रारंभिक आयोजन की पर अगर हम चले तो एंशिएंट बिगिनिंग की बात होगी सबसे पहले, यानी इसकी शुरुआत कब से हुई एथलेटिक्स की। तो प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे, 776 में, लगभग उसी के आसपास आपका क्या था भैया, एथलेटिक खेल की शुरुआत हुई। यानी 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया ग्रीस में, ठीक है, पहली बार क्या आयोजित किए गए थे, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स आयोजित किए गए थे, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था भैया। उसी में एथलेटिक्स कार्यक्रम या एथलेटिक इवेंट्स आयोजित किए गए थे, ये आपको रिमेंबर रखना है। यानी एंशिएंट बिगनिंग अगर देखी जाए एथलेटिक्स की तो इनकी शुरुआत कब से हुई, जब प्राचीन ओलंपिक खेल शुरू हुए। तो प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए, 776 ईसा पूर्व में, और उसी में जो एथलेटिक इवेंट्स थे वो आयोजित किए गए। उस पहले एथलेटिक इवेंट में फुट रेस हुई, यानी सबसे पहले जो एथलेटिक इवेंट हुआ होगा एंशिएंट में वो कौन सा हुआ भैया, फुट रेस हुई, ठीक है। और उस फुट रेस में जो विजेता था कुरोई बोस, याद रखिएगा, कुरोई बस, कुरोई बस, कुरोई बस, ठीक है, कुरोई बस इंपॉर्टेंट नाम है, कुरोई बस। एग्जाम में पुटअप हो सकता है यहां से आपके सवाल। यानी प्राचीन ओलंपिक खेलों में एथलेटिक खेलों की शुरुआत हुई, जिसमें एथलेटिक इवेंट्स आयोजित किए गए 776 ईसा पूर्व में, कहां पर, ओलंपिया ग्रीस में, है ना। उसमें जो पहला इवेंट एथलेटिक का हुआ वो क्या हुआ भैया, फुट रेस हुई, ठीक है। और फुट रेस को जीतने वाला जो था पहला खिलाड़ी वो क्या था, कोराई बस, सॉरी कोरोई बस, कोरोई बस, कोरोई बस, रिमेंबर रखिएगा, ठीक है, कोरोई बस। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अगर हम चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो अपना अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि भैया स्टेडियम, यहीं से देखो स्टेडियम शब्द की उत्पत्ति भी हुई, ठीक है। स्टेडियम शब्द की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्टेडियम, कई बार पूछा हुआ सवाल है। स्टेडियम सुना है ना तुम लोगों ने, स्टेडियम क्या होता है, स्टेडियम के अंदर
अलग अलग प्रकार के खेलकूद आयोजित किए जाते हैं। तो इसकी उत्पत्ति भी हुई, ठीक है, किस शब्द से? स्टेडियम शब्द से हुई भैया, ध्यान रखना। स्टेडियम, स्टेडियम शब्द की उत्पत्ति किस वर्ड से हुई? स्टेडियम से हुई, या स्टेडियम वर्ड से स्टेडियम शब्द को लिया गया, जिसका मतलब होता है ग्रीक लंबाई की एक इकाई थी। ग्रीक में लेंथ यानी लंबाई की एक यूनिट के रूप में थी भैया, ठीक है। स्टेडियम क्या थी? ग्रीक में एक यूनिट के तौर पे, ठीक है, किसकी? लेंथ की यूनिट के तौर पे, लंबाई की यूनिट इकाई के तौर पर इसे रखा गया था, और इसी से स्टेडियम शब्द की क्या हुई? उत्पत्ति हुई, या स्टेडियम शब्द इसी से मिलकर के बना, ये आपको रिमेंबर रखना है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पे चले। स्टेडियम की अगर हम बात करें तो एक स्टेडियम जो होती थी, इसको लंबाई के हिसाब से रखा गया, तो एक स्टेडियम कितने के बराबर होता था? लगभग 192 मीटर के आसपास, 192 मीटर्स के बराबर होता था एक स्टेडियम। ये भी सवाल आपसे पुटअप किया जा सकता है कि वन स्टेडियम बराबर कितने मीटर होते हैं। हो सकता है मैच द फॉलोइंग में आपके सामने प्रकट हो जाए ये प्रश्न बनकर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, खेल की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ गेम की बात करेंगे भैया एथलेटिक्स के हम। तो क्या है? कॉपी आगे गया ताऊ जी। अब इस खेल की आवृत्ति, इसके नेचर की बात करें, नेचर ऑफ गेम, तो भैया ये कैसा गेम होता है? ये बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के खेल आयोजित किए जाते हैं, ट्रैक और फील्ड के। एक ट्रैक में होगा, स्टेडियम के अंदर जो ट्रैक होते हैं, और फील्ड, उसी में फील्ड भी होती है, मैदान भी होता है, ठीक है। एक व्यक्तिगत खेल, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के रूप में इसे देखा गया, यानी इसका जो लगभग 99% हिस्सा है वो कैसा है? इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के रूप में है। इसकी आवृत्ति ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स के रूप में जाना गया। इसमें लगभग 24 प्रकार की अलग अलग प्रतियोगिताएं होती हैं, इवेंट्स होते हैं, ठीक है। ये स्पर्धाएं होती हैं, इवेंट्स होते हैं। एथलेटिक गेम के अंदर कितने इवेंट्स होते हैं? लगभग 24 प्रकार के अलग अलग स्पर्धाएं और इवेंट्स आयोजित कराए जाते हैं। और इन्हीं स्पर्धाओं को बेसिकली कितने पार्ट में बांट दिया गया भैया? दो पार्ट में बांट दिया गया, एक आपका ट्रैक इवेंट्स में और एक आपका फील्ड इवेंट्स में, ठीक है। एक आपका ट्रैक इवेंट में, एक आपका फील्ड इवेंट्स में, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपकी, ये समझ लीजिए कि एक बेसिक से शुरू करेंगे और बढ़िया पूरी तरीके से इसको खत्म करते हुए चलेंगे, ठीक है। स्पर्धा का प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ कंपटीशन, इसमें तो दो प्रकार के हो गए आपके, एक हो गया ट्रैक इवेंट्स और एक हो गया फील्ड इवेंट। ट्रैक इवेंट्स की बात करेंगे तो ट्रैक इवेंट्स क्या होता है? प्रतियोगी समय या घड़ी, ध्यान से समझिए, टाइम क्लॉक के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कम से कम समय के अंदर वो अपनी प्रतियोगिता को खत्म करते हैं। वही उसी में ट्रैक इवेंट्स आते हैं। जैसे 100 मीटर की रेस हो गई तो उसमें सबसे कम टाइमिंग जो लेता है वही विनर होता है ना। तो इसमें टाइम क्लॉक की हिसाब से, प्रतियोगी समय या घड़ी के हिसाब से आयोजित प्रतिस्पर्धा करते हैं। फील्ड इवेंट में हो जाएगा तो इसमें ऊंचाई, ज्यादा ऊंचा कूदना, ज्यादा लंबा कूदना, है ना, ज्यादा लंबा फेंकना, तो प्रतियोगी ऊंचाई या दूरी यानी हाइट और डिस्टेंस के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करते हैं। ट्रैक इवेंट में टाइम क्लॉक के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, और फील्ड इवेंट के अंदर आपका हाइट और डिस्टेंस के अगेंस्ट क्या होगा? कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी। एथलेटिक्स के प्रमुख संघ और महासंघ, यहां से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो अब अगर हम बात कर लें इंपॉर्टेंट इसकी फेडरेशंस और मेजर एसोसिएशंस की भैया, तो मेजर एसोसिएशंस ऑफ एंड फेडरेशंस ऑफ एथलेटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है किसकी? वर्ल्ड एथलेटिक्स की। इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स आज की डेट में इसको हम जानते हैं। इससे पहले इसका नाम जो हुआ करता था वो हुआ करता था क्या? IAAF, ठीक है। क्या हुआ करता था? IAAF, वर्ल्ड एथलेटिक्स से पहले, जिसका पूरा नाम था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। लेकिन करंट नेम जो इसका अभी है वो क्या है? वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से हम जानते हैं इसको, ठीक है।
स्थापना कब हुई भैया IAAF की या वर्ल्ड एथलेटिक्स की? तो 17 जुलाई 1912, 17 जुलाई 1912 को वर्ल्ड एथलेटिक्स या इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना हुई भैया, ठीक है। और कहां पर हुई? स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर हुई, आपको ध्यान में रखना है। किस जगह पर इसकी स्थापना की गई? स्टॉकहोम स्वीडन में इसकी स्थापना करी गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, हेडक्वार्टर। IAAF का मुख्यालय या फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्यालय कहां पर? हेडक्वार्टर का स्थापना कहां हुई? स्वीडन में हुई, स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां है भैया? मोनाको में है। कहां है? मोनाको में है। कहां पर हेडक्वार्टर है? कहां पर है? मोनाको में। इसमें कुल 214 सदस्य देश, ध्यान समझिएगा, पूछा हुआ सवाल है कई बार, ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स में जिसका हेडक्वार्टर मोनाको में है, 214 सदस्य देश शामिल होते हैं। कितने? 214 देश, ठीक है। करंट प्रेसिडेंट की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी फेडरेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो वर्तमान अध्यक्ष वर्ल्ड एथलेटिक्स के कौन है भैया? वर्ल्ड एथलेटिक्स के करंट प्रेसिडेंट सेबेस्टियन कोए, सेबेस्टियन कोए इसके वर्तमान अध्यक्ष है, करंट प्रेसिडेंट है, ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स के। और इसका नाम जो चेंज हुआ, जो पहले नाम IAAF था, तो उसका क्या है? 1912 से 2001 तक, ठीक है। इसका नाम क्या था? देखो, कब से कब तक? 1912 से लेकर सन 2001 तक इसे हम IAAF के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका नाम इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन से बदलकर क्या रख दिया गया? ठीक है, देखते जाओ ध्यान से। 1912 से 2001 तक इसका नाम क्या था? इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन था। फिर 2001 से 2019 तक इसका जो नाम हुआ वो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, ठीक है। ये परिवर्तन हुए इनके नामों में। फिर 2019 से लेके अब तक इसको हम वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जानते हैं भैया, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अक्टूबर 2019 तक, 19 से प्रेजेंट, इसका नाम अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के रूप में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब अभी तो हम वर्ल्ड फेडरेशन की बात कर रहे थे, अब किसकी बात करेंगे? भारत में, यानी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, तो मेरे ताऊ जी की कहना है, आ गया, चलो। AFI, ठीक है, AFI एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की बात करेंगे, स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करेंगे 1946, ठीक स्वतंत्रता से एक साल पहले इसका गठन किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का। इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो भैया कहां पर है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। करंट प्रेसिडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी फेडरेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट और करंट प्रेसिडेंट आप नाम रिमेंबर रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इस समय? करंट में अगर हम बात करें, हाँ, करंट प्रेसिडेंट बहादुर सिंह सागो, ध्यान रखिएगा। इस वक्त के करंट प्रेसिडेंट एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कौन है? बहादुर सिंह सागो। इन्हें जनवरी 2025 में बिना विरोध के चुन लिया गया, निर्विरोध चुन लिए गए, क्या? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है। बहादुर सिंह सागो एक इंपॉर्टेंट नाम है, रिमेंबर रखिएगा, स्टार बना के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और बहादुर सिंह सागो की अगर हम बात करें भैया, तो यह एशियाई खेलों में यानी एशियन गेम्स में बेसिकली ये शॉर्ट पुट के प्लेयर है। पहली चीज आपको ये ध्यान में रखना है, शॉर्ट पुट के प्लेयर है, ठीक है। और एशियन गेम में शॉर्ट पुट के स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं, ठीक है।
गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसे नहीं कि ऐसे ही इनको बना दिया गया प्रेसिडेंट, ये भी एक अच्छे और बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन है, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल कर चुके खिलाड़ी रह चुके हैं। ठीक है, ट्रैक एंड फील्ड की बात करते हैं अब हम आ जाएंगे किस पे, ट्रैक और फील्ड पर। ठीक है, इतिहास हमने देख लिया, थोड़ी सी फेडरेशंस के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी ले ली। ट्रैक एंड फील्ड्स की अगर हम बात करें तो ट्रैक इवेंट्स, चलो ट्रैक इवेंट्स की बात करेंगे। ट्रैक जैसा कि आपको पता है कि दो स्ट्रेट होती हैं, दो कर्व होते हैं हमारे एथलेटिक ट्रैक के अंदर, बातें नहीं, दो स्ट्रेट और दो कर्व होते हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके का हमारा ट्रैक दिखता है कंप्लीट। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं पूरा ट्रैक। ठीक है, ये आपका क्या है दिया, ये आपका एक कंप्लीट ट्रैक है। ठीक है, ये जो है आपका एक कंप्लीट क्या है, ट्रैक है। तो इसी ट्रैक में कौन कौन सी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं वो हमें ध्यान में रखना है। कौन कौन से मेन इवेंट्स होते हैं भैया, 100 मीटर की स्प्रिंट होती है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, है ना, 100, 200, 400, 800, है ना। तो ये इस प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं आपकी ट्रैक इवेंट्स में होती हैं। ठीक है, मध्यम दूरी की दौड़ कर ले अभी इसमें, ये तो शॉर्ट डिस्टेंस रेस हो गई, स्प्रिंट दौड़। ठीक है, ट्रैक इवेंट में जैसे मैंने बताया कि भी ट्रैक के अंदर जो दौड़ होती है उसमें सबसे पहले आती कौन सी, स्प्रिंट रेसेस होती है, छोटी दौड़ जिनको हम बोलते हैं, जो बहुत ही कम डिस्टेंस की होती है। इसमें सबसे कम डिस्टेंस की इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी होती है, 100 मीटर की, 200 मीटर भी शॉर्ट स्प्रिंट में आएगा और 400 मीटर भी आपका स्प्रिंट रेस में आएगा। 3 प्रकार की आपकी स्प्रिंट रेसेस में आ गई। फिर आपकी मिडिल डिस्टेंस रेसेस जो होती है या मध्यम दूरी की दौड़ की अगर हम बात करें तो भैया इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, 800 मीटर और 1500 मीटर, ये आपकी मध्यम दूरी की दौड़ हो जाती है, ये भी ट्रैक इवेंट्स में आते हैं। फिर लंबी दूरी की दौड़ भैया, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, जो कि ट्रैक में कराई जा सकती है। हालांकि ट्रैक में भी कराई जा सकती है, लेकिन ये बाहर भी क्रॉस कंट्री के रूप में भी कराई जा सकती है ना। इन स्पर्धाओं में अधिक सहन शक्ति, एंडोरेंस की आवश्यकता होती है। इसमें बेसिकली 5000 मीटर और 10,000 मीटर होती है। ठीक है, क्रॉस कंट्री के रूप में इसको हम रोड रनिंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैक में भी इसका आयोजन किया जा सकता है। अब आ जाओ, ट्रैक में और कौन सी इवेंट होते हैं भैया, वॉक रेस होती है, पैदल चाल वाली, 20 किलोमीटर की वॉक रेस एक होती है, और फिर 50 किलोमीटर की पैदल चल करके रेस होती है, पैदल चलना होता है ट्रैक के अंदर, है ना। और फिर एक होती है हमारी मैराथन, जो कि बाहर आयोजित कराई जाती है। कितनी डिस्टेंस होती है, 42.195 किलोमीटर की आपकी मैराथन रनिंग होती है। इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर रखिएगा, सवाल यहां से पुटअप होता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। रजनी, दरवाजा क्लोज करो जी। ठीक है, अब आ जाओ, इसके बाद और कौन सी ट्रैक में इवेंट्स होते हैं आपके, रिले रेस होती है। रिले रेस भी आपकी किसमें होती है, ट्रैक इवेंट्स से संबंधित है। रिले रेस में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, 4 प्लेयर्स होते हैं। तो 2 प्रकार की रिले रेस यहां पर आपको देखने को मिलेगी भैया। एक होगी 4x100 मीटर रिले रेस, यानी 4 खिलाड़ी 100 मीटर की डिस्टेंस को क्लियर करेंगे, चारों 100 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े होंगे और अपनी अपनी डिस्टेंस को पूरा करेंगे कम से कम टाइमिंग में। फिर एक होती 4x400 मीटर की रिले रेस, यानी कि सब एक ही जगह पर खड़े रहेंगे, पूरा एक एक चक्कर पूरा ट्रैक का काट कर आके बैटन को पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 टाइप की आपकी रिले रेस हो गई। फिर एक होती है आपकी ट्रैक में और कौन सी इवेंट होते हैं भैया, हर्डल रेसेस होती है, बाधा दौड़ भी होती है। अभी हम बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है, सेकंड क्लास में आपका पूरा फिनिश हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हर्डल रेसेस, बाधा दौड़, इनमें खिलाड़ी क्या करता है भैया, हर्डल्स को जंप करके क्रॉस करता है। ठीक है, हर्डल्स को पार करना होता है। इसमें बेसिकली आपकी 2 प्रकार की, जैसे 110 मीटर जो होती किसके लिए होती है, मेंस के लिए होती है। 100 मीटर किसके लिए होती है, वुमेन्स के लिए होती है। और एक होती है आपकी 400 मीटर हर्डल, इसमें नहीं दिया है, हम बता दे रहे हैं। हर्डल्स ये मेन और वुमेन दोनों के लिए 400 मीटर की ही होती है। मेन और वुमेन यानी पुरुष और महिला दोनों के लिए ये 400 मीटर की
हर्डल रेस भी होती है। 3 प्रकार की हर्डल रेसेस आपको देखने को मिलेगी। 110 मीटर फॉर मेन, 100 मीटर फॉर वुमेन, 400 मीटर मेन एंड वुमेन बोथ, महिला पुरुष दोनों के लिए। ठीक है, अब आ जाओ, ये हो गया हमारे ट्रैक इवेंट्स में इतने सारे इवेंट होते हैं। फील्ड इवेंट की बात करते हैं भैया, आप मैदानी खेल पे आ जाओ। ठीक है, स्टेडियम के अंदर जो मैदानी खेल में अब आ जाएंगे फील्ड इवेंट, तो इसको भी 2 भाग में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भाग में। ठीक है, एक टी और एक जे रख लो। टी फॉर आपका थ्रोइंग, जे फॉर आपका जंपिंग इवेंट्स। ठीक है, तो थ्रोइंग इवेंट और जंपिंग इवेंट, थ्रोइंग इवेंट में दूर तक फेंकने का प्रयास करते हैं, जंपिंग इवेंट में दूर तक कूदने का प्रयास करते हैं। ठीक है, थ्रोइंग एंड जंपिंग इवेंट्स। ठीक, चलो पहले आ जाओ किस पे, थ्रोइंग इवेंट्स की बात करते हैं। थ्रोइंग इवेंट में क्या क्या होता है भैया? थ्रोइंग इवेंट्स में आपका शॉर्ट पुट हो गया भैया, जिसे हम गोला फेंक के नाम से जानते हैं, है ना, शॉर्ट पुट, गोला फेंक हो गया। अभी इन सब के बारे में बहुत आराम से डीपली पढ़ेंगे, किसका क्या वजन होता है, क्या डायमेंशन होती है, एक एक इवेंट को बहुत खोल के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जैवलिन थ्रो हो गया, हैमर थ्रो हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया। ठीक है, जंपिंग इवेंट की अगर हम बात करेंगे, ये सारे फील्ड इवेंट्स में है आपके। जंपिंग इवेंट्स में कौन कौन से होंगे भैया? लॉन्ग जंप हो गया, लंबी कूद, ट्रिपल जंप हो गया, ये भी लॉन्ग जंप का ही पार्ट है, ट्रिपल जंप, त्रि कूद जिसको हम बोलते हैं, फिर ऊंची कूद, हाई जंप, और एक पोल वॉल्ट, पास कूद जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो इतने प्रकार के आपके जंपिंग इवेंट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब कुछ मिसलेनियस कॉम्पिटिशंस होते हैं, कुछ मिसलेनियस इवेंट्स या प्रतियोगिताएं होती हैं, यानी मिक्स जिसको हम बोलते हैं। देखो, जैसे पेंटाथलॉन, पेंटा मतलब क्या होता है? 5, यानी इसमें कितने प्रकार के इवेंट होंगे? 5 प्रकार के। पेंटाथलॉन, पेंटा का मतलब 5, तो कितने इवेंट यहां पर दिख रहा है? टोटल 5 इवेंट दिख रहा है पेंटाथलॉन में। हाई जंप, जेवलिन थ्रो, 200 मीटर रेस, 1500 मीटर और डिस्कस थ्रो, ये पेंटाथलॉन की इवेंट है। इसमें 5, एक खिलाड़ी को कितने इवेंट में भाग लेना पड़ता था? 5 इवेंट्स में भाग लेना पड़ता है, और इसके पॉइंट्स मिलते थे इनको, पॉइंट्स के हिसाब से इनको। फिर एक आ गया आपका हेप्टाथलॉन, दूसरा क्या आ गया? हेप्टाथलॉन और डेकाथलॉन। ठीक है, हेप्टा मतलब क्या होता है? हमेशा ध्यान, हेप्ट मतलब 7 होता है। ठीक है, तो हेप्टा यानी कितनी स्पर्धा है? 7। और ये जो हेप्टाथलॉन प्रतियोगिता केवल किसके लिए होती है? वुमेन्स के लिए होती है, महिलाओं के लिए होती है। डेकाथलॉन, एक डेक का मतलब क्या होता है? 10, तो यानी इसमें कितनी स्पर्धाएं होंगी? 10 इवेंट्स होंगे। ठीक, और ये किसके लिए होती है भैया? केवल पुरुषों के लिए होती है डेकाथलॉन जो होती है। ठीक है, अभी इसको चार्ट के हिसाब से हम समझेंगे थोड़ा सा। आई होप आपको चार्ट अच्छी तरीके से विजिबल हो रहा होगा। ठीक, डेकाथलॉन की बात करते हैं सबसे पहले। तो डेकाथलॉन जो प्रतियोगिता है प्यारे साथियों, ये 2 दिन चलती है। कितने दिन? ये 2 दिन चलने वाली प्रतियोगिता है। इसका आयोजन कितने दिनों तक चलता है? एक खिलाड़ी को 2 दिन खेलना पड़ता है। तो पहले दिन की बात करें तो पहले दिन कितने इवेंट होते हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो फर्स्ट डे कितने इवेंट होंगे? 5 इवेंट होंगे, जिसमें से पहला इवेंट होगा 100 मीटर की रेस, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, 400 मीटर, ये फर्स्ट डे के इवेंट्स हो गए। दूसरे दिन पर जब आते हैं तो 110 मीटर हर्डल होती है, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जैवलिन थ्रो, 1500 मीटर की रेस होती है। ठीक है, ये हो गई कहानी डेकाथलॉन की, जो कि किसके लिए? केवल पुरुषों के लिए है। अब महिलाओं की मिक्स प्रतियोगिता की बात कर लें तो भैया हेप्टाथलॉन हो गया। हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं? 7। तो 7 में से पहले दिन हेप्टाथलॉन में कौन कौन से गेम होते हैं? 1, 2, 3 और 4। पहले दिन 4 गेम होंगे और दूसरे दिन केवल 3 इवेंट होंगे। तो 4 गेम में 100 मीटर की बाधा दौड़ हो जाएगी, हर्डल रेस, हाई जंप, शॉर्ट पुट, 200 मीटर की रेस, और दूसरे दिन लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो और 800 मीटर की रेस होगी। ये कहानी है किसकी? डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन। डेक का मतलब क्या होता है? 10, यानी डेकाथलॉन में कितने इवेंट होंगे? 10। पहले दिन 5, दूसरे दिन 5। हेप्ट का मतलब होता है 7, यानी कितने प्रकार की एथलेटिक में प्रतियोगिता होंगी हेप्टाथलॉन में? 7 प्रकार की। पहले दिन कितने इवेंट? 4 इवेंट, और दूसरे दिन कितने इवेंट? 3 इवेंट।
100% यहां से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, चलो एथलेटिक्स में इसी में अगर हम आगे बढ़े तो एक इंपॉर्टेंट नाम आता है स्वप्ना बर्मन। किसका? स्वप्ना बर्मन। अब स्वप्ना फीमेल है कि मेल है, महिला है कि पुरुष? बताओ, महिला है ना, तो ये डेकाथलॉन खेलेगी कि हेप्टाथलॉन में पार्टिसिपेट करेगी? साथ वाले का क्या नाम है? हेप्टाथलॉन में पार्टिसिपेट करेगी ना। इसके बारे में देखो क्या है कहानी। स्वप्ना बर्मन की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी दिखती है, देख लो ध्यान से। ये कौन है? स्वप्ना पहली महिला खिलाड़ी बनी स्वप्ना बर्मन। इनके देखो गले पे कुछ दिख रहा है ना, गाल पे। उस टाइम पे जब ये प्ले कर रही थी तो मसूड़े में इतना ज्यादा प्रॉब्लम थी, फिर भी इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और भारत के लिए क्या लाया? मेडल लाया था स्वप्ना बर्मन ने। ठीक है, इनकी कहानी देखो क्या है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वप्ना बर्मन भारत की एक उत्कृष्ट महिला एथलीट है, यानी बहुत ही बेहतरीन महिला एथलीट है, जिन्होंने हेप्टाथलॉन में भारत का नाम इतिहास में क्या कर दिया? दर्ज कर दिया। यानी कि ये पहली महिला खिलाड़ी रही होंगी। पहली चीज, 2018 में जो एशियन खेल हुए थे, एशियाई गेम्स हुए थे, कहां? जकार्ता में जो हुए थे, वहां पर इन्होंने, स्वप्ना ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? हेप्टाथलॉन में। 7 इवेंट में सोचो पॉइंट लेते हुए गोल्ड मेडल जीती थी। पहली महिला खिलाड़ी भारत की एशियन गेम्स में हेप्टाथलॉन इवेंट जीतने वाली बनी। कौन? स्वप्ना बर्मन। ठीक है, और कौन से गेम में? 2018 के एशियाई खेल में। 2018 के एशियन गेम्स कहां हुए थे भैया? जकार्ता में हुए थे। ये पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की पॉइंट्स की बात। 2018 एशियाई खेल कहां हुए भैया? जकार्ता में हुए। ठीक है, अभी क्लियर हुआ। इवेंट कौन सा था इनका? कौन सा इवेंट खेल रही थी? हेप्टाथलॉन खेल रही थी। मेडल कौन सा जीता इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता भैया। ठीक है, स्पेशल अचीवमेंट क्या था? एशियाई खेलों में हेप्टाथलॉन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का खिताब इन्होंने हासिल किया। इसीलिए इनका नाम इतिहास में क्या हो गया? दर्ज हो गया। ठीक है, चलो आगे देखो इन्होंने कितने पॉइंट्स लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं सवाल यहां से। स्कोर 6026 अंक प्राप्त किए थे इन्होंने हेप्टाथलॉन में। कितने? 6026 अंक प्राप्त किए, जो उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ बेस्ट प्रदर्शन था भैया। ठीक है, प्रदर्शन की विशेषताओं की अगर हम बात करें इनकी, ठीक है, तो हेप्टाथलॉन में कुल 7 स्पर्धाएं होती है, जिसमें इन्होंने ऊंची कूद और भाला फेंक, ठीक है, हाई जंप और जैवलिन थ्रो में फर्स्ट प्लेस हासिल किया था। 7 इवेंट में जो 2 इवेंट थे, हाई जंप और जैवलिन थ्रो में फर्स्ट प्लेस प्राप्त किया था। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, स्वप्ना बर्मन ने जो हेप्टाथलॉन में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, उसमें से किन 2 इवेंट में फर्स्ट प्लेस प्राप्त किया था? तो हाई जंप और जैवलिन थ्रो में। फिर गोला फेंक यानी शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप में कौन सी प्लेस लगी थी? सेकंड प्लेस लगी थी। ठीक है, प्रतियोगिता के दौरान उन्हें दांत और मसूड़ों में संक्रमण होने की वजह से काफी पेन हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपना कौन सा मेडल जीता भैया? स्वर्ण पदक जीता। यानी ऐसे एथलीटों को तो भारत हमेशा से ही सलाम करता आया है और सलाम करता रहेगा। इस ऐतिहासिक जीत के लिए 2019 में स्वप्ना बर्मन जी को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। किससे? तो यानी स्वप्ना बर्मन को कब अर्जुन पुरस्कार मिला भैया? 2019 में मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड ट्रैक लेआउट। यहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मानक ट्रैक की बात करते हैं, एक स्टैंडर्ड ट्रैक की बात करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड ट्रैक कितने मीटर का होना चाहिए? 400 मीटर का, सभी को पता है जी। 400 मीटर का एक मानक ट्रैक होता है, स्टैंडर्ड ट्रैक होता है। तो एक मानक ट्रैक, स्टैंडर्ड ट्रैक वह होता है जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर ट्रैक और फील्ड जैसे इवेंट्स को आयोजित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लो भैया। ठीक है, तो लंबाई और संरचना अभी बात की, तो कि मानक स्टैंडर्ड ट्रैक कितने का होता है भैया? 400 मीटर का होता है। ठीक है, यानी एक मानक ट्रैक की कुल लंबाई कितनी होगी? टोटल लेंथ 400 मीटर। पूरा 400 मीटर का मतलब हो गया
कि ये पहला वाला ही 400 मीटर का होता है, ध्यान रखिएगा। आपका जो ये ट्रैक होता है, ठीक है, ये जो फर्स्ट लेन है, ये फर्स्ट लेन मैंने बनाई, केवल यही 400 की होती है, बाकी सब 400 से ज्यादा होती है। यानी ये एक लेन जो पूरी कंप्लीट होती है यही ट्रैक है, और इस ट्रैक की लंबाई पूरी कितनी होती है ओवरऑल कर्व और दोनों स्ट्रेट्स को मिलाकर 400 मीटर होती है। उसके बाद बढ़ती चली जाती है, ठीक है, उसके लिए भी कुछ आगे प्रबंध किया गया है। तो ट्रैक के अंदर क्या होता है भैया, दो कर्व होते हैं और दो स्ट्रेट्स होते हैं, पहले ये ध्यान रखना है भाई। दो स्ट्रेट हो गए और एक कर्व ये हो गया, ठीक है। तो एक ट्रैक के अंदर क्या होंगे, दो स्ट्रेट और दो कर्व होंगे, ठीक है। इनमें लेन्स, नंबर ऑफ लेन्स की बात करें 8 से 9 लेन्स होती है, बेसिकली 8 लेन रखी जाती है, ठीक है। इन लेन की चौड़ाई की बात करें तो 1 पॉइंट कितना होता है 22 मीटर, 1.22 मीटर। अभी आगे पढ़ेंगे तो क्लियर होगा पूरी तरीके से, ठीक है। 1.22 से 1.25 मीटर तक होता है, ठीक है। देखो, माप और मार्किंग, मेजरमेंट एंड मार्किंग की बात करेंगे। तो एक मानक ट्रैक में सीधी रेखाओं की लंबाई पहले 80 मीटर होती थी, अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या रख दी गई है, 84.39 मीटर स्ट्रेट की लेंथ होती, ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पे 79 भी रखा जाता है, बट 80 था, 80 से कितना हो गया 84.39 मीटर स्ट्रेट की लेंथ हो गई। यानी ये जो दो स्ट्रेट होती है कितनी होंगी, यहां से यहां तक इनकी डिस्टेंस भैया 84.39 मीटर होगी, ठीक है। ट्रैक पर जितनी भी लाइन होगी, जो भी आपका ट्रैक है, इसकी जो मोटाई होगी वो सभी की सभी कितनी होगी भैया, 5 सेंटीमीटर की होती है, ये रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। इस पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। गणना का आधार देख लो भैया, अगर ट्रैक निकालना है, ट्रैक का तो क्या होगा, 2 स्ट्रेट प्लस 2 कर्व इज इक्वल टू 400 मीटर बराबर एक फुल ट्रैक हो गया। एक स्ट्रेट कितना होता है 84.39 मीटर का होता है। तो इस फॉर्मूले पे अगर हम रख देंगे तो आराम से हमारा 400 निकलकर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो दो वक्रों की लंबाई अगर हम निकालेंगे तो दोनों कर्व की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 231.22 मीटर, कितनी 231.22 मीटर दोनों कर्व्स की लंबाई। लेकिन सिंगल कर्व की पूछ लेगा तो 115.61 मीटर, 115.61 मीटर सिंगल कर्व की, वन कर्व की होगी। दोनों कर्व की पूछ लेगा तो 231.22 मीटर पे आपको जाना होगा, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रेडियस। दो प्रकार के रेडियस होते हैं इसमें, एक एमआर और एक आरआर। यानी एक होता है आपका मार्किंग रेडियस और आरआर होता है आपका रनिंग रेडियस, ठीक है। इन दोनों को आपको समझना पड़ेगा, सवाल आपसे पूछ लिया जाता है यहां से। तो रेडियस की गणना की बात करेंगे तो ट्रैक के प्रत्येक वक्र की त्रिज्या आर कहा जाता है, ठीक है। चल, रेडियस 36.80 मीटर रनिंग डिस्टेंस रेडियस, यानी रनिंग रेडियस कितना होता है 36.80 मीटर, ये आपका आर आर होता है, रनिंग रेडियस होता है। इसको नोट करके रट लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मार्किंग रेडियस की बात करेंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। क्या करेंगे, रनिंग रेडियस से 0.30 घटा देते हैं, वो आपका मार्किंग रेडियस हो जाएगा। 36.50 मीटर आपका मार्किंग रेडियस हो जाएगा। यानी जो भी आपका रनिंग रेडियस है उससे 0.30 आप माइनस कर देंगे तो आपका मार्किंग रेडियस निकल जाता है, ठीक है। मोटा मोटा अगर इसका हम देखें तो क्या कह रहा है भैया, एक मानक ट्रैक की कुल लंबाई कितनी होती है 400 मीटर होती है, जिसमें 2 स्ट्रेट और 2 कर्व होते हैं। एक स्ट्रेट की लंबाई 84.39 मीटर होती है, एक कर्व की लंबाई एक वक्र की त्रिज्या यानी रनिंग रेडियस 36.80 मीटर होता है। सभी लाइनों की मोटाई ट्रैक के अंदर जो होती है 5 सेंटीमीटर। कुल लेन होती है 8 से 9 और इन लेनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है 1.22 मीटर या 1.25 तक भी जा सकता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट आपका आता है क्या भैया, स्टैगर, स्टैगर स्टैगर स्टैगर, ठीक है। स्टैगर की बात कर लेते हैं। स्टैगर कहां गया, स्टैगर ताऊ, स्टैगर पे चलते हैं। स्टैगर मतलब होता है खिलाड़ियों को आगे पीछे करके खड़ा करना। आप लोगों ने देखा होगा ट्रैक के अंदर क्या होता है, ऐसे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। मान लो इधर ही हम खड़ा करते हैं, एक खिलाड़ी यहां खड़ा है,
ये वाला तो यहीं खड़ा रहेगा, एक को यहाँ खड़ा कर देते हैं, एक को यहाँ खड़ा कर देते हैं, एक को यहाँ खड़ा कर, ऐसे खड़ा करते हैं ना दूर दूर, क्योंकि क्या बताया मैंने, पहले लेन की फर्स्ट ट्रैक जो आपका होगा, फर्स्ट लेन जो आपकी होगी वही 400 की होती है, बाकी जितनी भी लेन होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो सभी 400 मीटर दौड़े, इसलिए क्या दिया जाता है, स्टैगर दिया जाता है, आगे पीछे खड़ा किया जाता है, किसमें, ट्रैक इवेंट में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो स्टैगर क्या है, ट्रैक पर दौड़ते समय बाहरी लेन में दौड़ने वाले खिलाड़ियों को अलग अलग दूरी से शुरुआत करवाना, स्टार्टिंग में खड़ा किया जाता है। ठीक है, ताकि सभी एथलीट एक समान दूरी तय कर सके। वो एक समान दूरी कितनी होगी, 400 मीटर सभी के लिए होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि एक को 400 दौड़ा तो पहले वाले को बाकी 500 दौड़ रहा है तो जीतेगा तो 400 वाला ही ना, तो ये तो पक्षपात हो गया, इसलिए स्टैगर दिया जाता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना हो किसी प्लेयर को, इसलिए स्टैगर दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्टैगर की जरूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्या है, ट्रैक गोलाकार होता है, इसलिए बाहरी लेन या आउटर लेन्स जो होती है उसकी लंबाई अंदरूनी लेन से क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर सभी खिलाड़ी एक ही लाइन से दौड़ेंगे तो बाहरी लेन वाले खिलाड़ी को कम दौड़ना पड़ेगा कि ज्यादा, ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, इसलिए क्या दे दिया जाता है, स्टैगर दे दिया जाता है। ठीक है, असमानता को दूर करने के लिए स्टैगर प्रणाली अपनाई जाती है सभी खिलाड़ियों को, टू इंश्योर इक्वल रनिंग डिस्टेंस फॉर एथलेटिक्स। ठीक है, अब आ जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो पूछा जाता है भैया, इसका फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है कि फुल स्ट्रैगर का फॉर्मूला क्या होता है, W इंटू एन माइनस 1 माइनस 0.10 इंटू 2 पाई। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। W का मतलब यहाँ पर लेन, विड्थ ऑफ लेन होती है, जो कितनी होती है, 1.22 मीटर होती है ना। लेन की संख्या कितनी भैया, 8 हो गई, है ना। पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7। इसको सॉल्व करके जब इन सारी चीजों को जब हम इस फॉर्मूले के अंदर डालेंगे तो हम क्या निकल जाएगा, हमारा स्टैगर निकल जाएगा। ठीक है, पहले लेन का कोई स्टैगर नहीं होता, सेकंड लेन से हम स्टैगर निकालते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है हाफ स्टैगर भी दिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो हाफ स्टैगर में क्या होता है, जब एक कोई खिलाड़ी एक कर्व पर दौड़े, मतलब उसे सिर्फ एक ही कर्व दौड़ना है, फिर एक स्टेट में उसकी रेस खत्म हो जाए, तो उसे क्या देंगे, हाफ स्ट्राइगर दे दिया जाता है। ठीक है, जब एथलीट दोनों कर्व में दौड़ता है तो उसे फुल स्ट्राइगर दे दिया जाता है। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें स्ट्राइगर की, तो स्ट्राइगर का उपयोग वक्राकार ट्रैक पर, यानी जो कर्व ट्रैक होता है उस पर समान दूरी सुनिश्चित करने के लिए उसे दिया जाता है, ताकि यह ट्रैक लेन की चौड़ाई और लेन नंबर के आधार पर इसकी गणना की जाती है। ठीक है, एक सिंगल कर्व के लिए हाफ स्ट्राइगर और 2 कर्व के लिए फुल स्ट्राइगर दिए जाते हैं। अब किस किस लेन में कौन कौन सा स्ट्राइगर दिया जाता है ये आपको देख लेना है। ठीक है, चलो देखो, इस चार्ट को नोट कर लीजिए, रट मारिए, यहां से एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट लेन का स्ट्राइगर कितना होता है, पहले लेन में खिलाड़ी को किसी भी प्रकार का स्ट्राइगर नहीं दिया जाता। ठीक है, तो जो स्ट्राइगर है पहले, ये फर्स्ट लेन है, ये सेकंड लेन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8 लेन के स्ट्राइगर आपके सामने दे रखे हैं। एक तरफ फुल स्ट्राइगर और एक तरफ हाफ स्ट्राइगर। फुल स्ट्राइगर, हाफ स्ट्राइगर दोनों से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो एक चीज रिमेंबर रखिएगा, पहले लेन पे खिलाड़ी को किसी भी प्रकार का कोई स्ट्राइगर का लाभ नहीं दिया जाता है, क्योंकि पहली लेन तो पूरी 400 मीटर की है ही। ठीक है, इसलिए उसको किसी भी प्रकार का, यहाँ देखो 0-0 दिख रहा है, यानी इसको किसी भी प्रकार का स्ट्राइगर नहीं देते हैं। बाकी चार्ट आपके सामने है, इसको नोट करके एक ऐसी जगह चिपका कर रख लीजिए जहां पर आप इसको आते जाते नजर मारते रहो, या कॉपी में एक ऐसी जगह लिखो कि इसका सामना आपसे होता रहे, क्योंकि ये सवाल टपकता है एग्जाम में। ठीक है, पके आम की तरह चूज आता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब आ जाओ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्टार्ट। ठीक है, एथलेटिक्स के अंदर ले लीजिए मैम, एथलेटिक्स के अंदर टाइप्स ऑफ स्टार्ट कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के स्टार्ट है। किसकी बात हो रही थी, टाइप्स ऑफ स्टार्ट की हम बात कर रहे थे, यानी प्रारंभ के प्रकार। एथलेटिक्स के अंदर जो स्टार्ट होते हैं बेसिकली वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2, एक स्टैंडिंग स्टार्ट और एक क्राउच स्टार्ट। कौन कौन से, स्टैंडिंग और क्राउच स्टार्ट। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है सामने डायग्राम, ये क्राउच स्टार्ट का है, जिसमें बुलेट स्टार्ट या बंच स्टार्ट भी बोलते हैं, मीडियम
और इलोंगेटेड इसके बारे में अभी आगे देखते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से समझिए, यहां से सवाल 100% आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, कितने प्रकार के स्टार्ट, पहला आ गया आपका कौन सा भैया, स्टैंडिंग स्टार्ट की बात कर दिए। तो स्टैंडिंग स्टार्ट जो होता है, ठीक है, लंबी दूरी की दौड़ और शुरुआती धावक, शरीर सीधा और हल्का झुकाव, इसको छोड़ दीजिए आप, ग्रेटर देन 400 कह सकते हो आप इसको। ठीक है, क्या ये जो सिंबल लगा है, इट इज ग्रेटर देन 400 मीटर, 400 मीटर के ऊपर की जो रेसेस होंगी, ठीक है वो। तो इसमें कमांड क्या देते हैं एथलेटिक्स के अंदर, ऑन योर मार्क्स सेट, फिर गो भी बोल देते हैं, गन फायर हो जाता है, या विसिल या क्लैपर होता है दबाने के लिए। तो कमांड संकेत आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आ जाओ, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया सेकंड वन, क्राउच स्टार्ट। क्लोज करो, क्राउच स्टार्ट। क्राउच स्टार्ट एक प्रकार का कैसा स्टार्ट होता है, सिटिंग स्टार्ट होता है, बैठ करके रेस को शुरू करने का एक क्या होता है, तरीका होता है। और इसका उपयोग स्प्रिंट्स में किया जाता है, शॉर्ट रेसेस में किया जाता है, 400 से कम वाली रेसेस में। 400 से ऊपर हो गई तो स्टैंडिंग स्टार्ट, 100, 200, 400 मीटर में कौन सा, क्राउच स्टार्ट, सिटिंग स्टार्ट। ठीक है, और उसका उद्देश्य क्या होता है, ताकि एक खिलाड़ी को विस्फोटक शुरुआत मिल सके, एकदम जैसे बम फटता धड़ाम, एक विस्फोटक शुरुआत मिल सके। क्योंकि छोटी डिस्टेंस होती है, स्टार्ट में घिन्न मचा तो रेस जीत जाएगा, और स्टार्टिंग अगर स्लो हो गई तो पीछे का पीछे ही रह जाता है। इसीलिए इस प्रकार के स्टार्ट इसमें दिए गए हैं, स्टार्ट। ठीक है, वेरिएशंस देखो इसमें कौन कौन से हैं। पहला है आपका बंच स्टार्ट, जिसको हम बुलेट स्टार्ट के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, बुलेट स्टार्ट में पैरों के बीच में सबसे कम डिस्टेंस होती है, दोनों पैर के बीच में क्या होता है, खिलाड़ी को सबसे कम डिस्टेंस होती है। फिर एक होता है मीडियम स्टार्ट, इसमें पैरों के बीच में क्या होती है, एक बराबर डिस्टेंस होती है, सामान्य दूरी होती है, यानी जो पैरेलल होता है हमारा शोल्डर का, उसके हिसाब से एक सामान्य दूरी। इलोंगेटेड स्टार्ट, लंबी स्टार्ट बोलते हैं इसको, पैरों के बीच सबसे ज्यादा दूरी इलोंगेटेड स्टार्ट के अंदर होती है भैया। ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहां पर अगर दिखाऊं, ये आप देखिए, ठीक है, क्या है, बुलेट स्टार्ट। देखो इसमें पैरों के बीच में क्या है भैया, बहुत कम डिस्टेंस है। जब कम डिस्टेंस है तो बॉडी ज्यादा धक्का मारेगी आगे, पीछे वाला पैर, है ना, तो क्या होगा, एक विस्फोटक शुरुआत मिलेगी। और बेसिकली आप देखोगे ना, तो ये कम हाइट वाले खिलाड़ियों पर ज्यादा सूट करता है, समझ में आया। फिर है एक मीडियम स्टार्ट, इसमें देखो इससे डिस्टेंस इसकी क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई, एक एवरेज है। लेकिन वहीं इलोंगेटेड स्टार्ट की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जो ज्यादा लंबे खिलाड़ी होते हैं ना, उनके लिए इलोंगेटेड स्टार्ट लेना क्या होता है, मजबूरी बन जाता है। मध्यम लेवल के जो मीडियम हाइट के होते हैं वो मीडियम स्टार्ट करना पसंद करते हैं, और जो छोटी हाइट के होते हैं उनको बुलेट स्टार्ट ज्यादा सूट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, आ जाता हूं, पॉइंट्स है, चलो अब आ जाओ। अब हम देखेंगे क्या, फिनिशिंग। स्टार्ट देख लिया, रेस को खत्म करने के भी तरीके होते, कितने तरीके, 3 तरीके होते, तीनों अलग अलग तरीके आपको दिख रहे हैं। यहां पर ये खिलाड़ी एक अलग तरीके से रेस को फिनिश कर रहा है, यहां पर एक खिलाड़ी का शोल्डर देखो एक अलग तरीके से है, और इस साइड पे देखो उसकी पोजीशन रेस को फिनिश करने के लिए एक अलग तरीके से है। यानी अलग अलग प्रकार से हम रेस को क्या करते हैं, फिनिश भी करते हैं। यानी फिनिशिंग टेक्निक्स इन एथलेटिक्स, कौन सी टेक्निक्स, रेस को खत्म करने की जो टेक्निक होगी एथलेटिक्स में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान से समझिए। ठीक है, तो एक होती है आपकी रन थ्रू, 3 होती है, कितनी, 3। पहली कौन सी, रन थ्रू, नाम रट लीजिए, पेपर में छपता है यहां से सवाल। रन थ्रू, रन थ्रू का मतलब क्या है, बेसिक टेक्निक ऑफन यूज्ड बाय न्यू एथलीट्स, कीप रनिंग एट फुल स्पीड, डू नॉट स्लो डाउन और लीन, इमेजिन अ पॉइंट बियॉन्ड द फिनिश लाइन एंड रन थ्रू इट। ठीक है, थ्रू, रन थ्रू, यानी यह सबसे आसान तकनीक है, और ये नए जो भी नए एथलीट होते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल की जाती है। पूरी गति से दौड़ते रहे, बिना रुके, बिना झुके, बस फिनिश लाइन पे आगे क्या कर दिया, बॉडी को
झोंक दिया, ठीक है, वो क्या होगी, रन थ्रू, रनिंग में ही क्रॉस कर गए उसको, ठीक है, ये होगी रन थ्रू हो गई। फिर नेक्स्ट आपकी कौन सी है, लंज टेक्निक, लंज लंज लंज, जिसको हम टॉर्सो भी बोलते हैं और ड्रॉप फिनिश भी बोलते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। लंज टेक्निक को टॉर्सो भी बोला जाता है और ड्रॉप फिनिश भी बोला जाता है, ठीक है। सो एडवांस टेक्निक है ये एक प्रकार की, लीन टॉर्सो फॉरवर्ड ऑन द लास्ट राइड और टू ऑफन एक्सटेंडिंग वन आर्म टू गेट जस्ट अक्रॉस द फिनिश लाइन, या अधिक उन्नत तकनीक है अंतिम एक दो कदमों में, जब 2-3 स्टेप बचे रहते हैं, कहा फिनिश लाइन पे पहुंचते वक्त आगे झुकाएं और अक्सर एक हाथ बढ़ाकर छाती को फिनिश लाइन के पार ले जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। फिर तीसरी जो आती है शोल्डर श्रग, इसमें शोल्डर को एक साइड से तिरछा कर दिया जाता है, शोल्डर श्रग एडवांस टेक्निक है, ड्रॉप वन शोल्डर फॉरवर्ड व्हाइल कीपिंग द अदर बैक टू गेट टॉर्सो अक्रॉस द लाइन क्विकली, ठीक है, यह एक उन्नत तकनीक है, एक कंधा आगे झुका हुआ होगा और दूसरा पीछे होगा ताकि शरीर जल्दी से क्या हो सके, फिनिश लाइन को पार कर सके, ठीक है, ये हो गई आपकी फिनिशिंग टेक्निक्स भैया। मुख्य बात है रन थ्रू किसके लिए होती है, बेसिकली बिगिनर्स के लिए होती हैं, बिगिनर फ्रेंडली होती हैं, ठीक है। लंज टेक्निक एक एडवांस टेक्निक है, लीन टॉर्सो टू रीच लाइन, शोल्डर श्रग एडवांस, ड्रॉप वन शोल्डर टू क्रॉस लाइन फास्टर, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। हर्डल रेस की बात करेंगे, बाधा दौड़, ठीक है, तो बाधा दौड़ में मुख्य तकनीकों को कितनी भाग में बांटा गया भैया, 3 प्रकार की इसमें टेक्निक्स हैं हर्डल रेस में, देख लो। पहला है आपका प्रारंभ और दृष्टिकोण, स्टार्ट एंड अप्रोच आ जाती है, दूसरा आपका फ्लाइट आ जाता है, ठीक है, और तीसरा आपका आ जाता है क्या भैया, लैंडिंग, ठीक है, यानी अप्रोच, फ्लाइट और लैंडिंग। अप्रोच तेज स्टार्ट और पहली बाधा तक सही दृष्टिकोण बनाए रखने, तालमेल बनाए रखने में इंपॉर्टेंट होता है। फ्लाइट क्या होता है, मेंटेन स्प्रिंटिंग स्पीड, जो आपकी स्प्रिंटिंग की स्पीड है, दौड़ने की स्पीड है, ठीक है, व्हाइल क्लियरिंग द हर्डल्स, जब तक आपकी हर्डल क्लियर ना हो जाए तब तक उस स्पीड को क्या बनाए रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, ठीक है। लैंडिंग क्या हो गया, बाधा पार करने के बाद जब आप हर्डल पे जंप कर जाते हैं तो जल्दी और सुचारू लैंडिंग करें ताकि गति क्या हो, बरकरार रहे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां से सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं वो यहां से पूछे जाते हैं हर्डल रेस में, ठीक है। तो 100 मीटर फॉर किसके लिए होती है, 100 मीटर की बाधा दौड़ महिलाओं के लिए, ठीक है। 400 मीटर किसके लिए होती है, महिला पुरुष दोनों के लिए। 110 मीटर किसके लिए होती है, पुरुषों के लिए। अब क्या कह रहा है, हाइट ऑफ हर्डल्स, तो महिला के लिए 100 मीटर की जो हर्डल की होगी उसमें हर्डल की ऊंचाई कितनी होगी, 0.84 मीटर। छाप लीजिएगा, रट मारिएगा, यहां से एक सवाल जरूर आएगा, ठीक है। 110 मीटर बाधा दौड़ में जो महिलाओं के लिए होती है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, हर्डल की 0.84 मीटर, ठीक है। फिर उसी में डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट हर्डल फ्रॉम स्टार्टिंग लाइन, ठीक है, शुरुआती रेखा से जहां से रेस शुरू हो रही है वहां से पहली बाधा के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 13 मीटर होगी भैया, ठीक है। फिर डिस्टेंस बिटवीन हर्डल्स, सभी हर्डल्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी 8.50 मीटर होगी, ठीक है। फिर डिस्टेंस ऑफ लास्ट हर्डल फ्रॉम फिनिशिंग लाइन, आखिरी हर्डल से फिनिशिंग लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी 10.50 मीटर होगी। ये हो गया 100 मीटर वुमेन्स हर्डल के लिए। वहीं 110 मीटर हर्डल्स में देखें तो हाइट कितनी होती है, 0.762 मीटर। पहली हर्डल से स्टार्टिंग लाइन की 45 मीटर, सभी हर्डल्स के बीच में डिस्टेंस कितनी, 35 मीटर, और लास्ट हर्डल से फिनिश लाइन के बीच की हर्डल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी, 40 मीटर, ठीक है। फिर आ जाओ किस पे, ये किसका हो गया, 400 मीटर का हो गया, ठीक है, किसका हो गया, 400 मीटर मेन का हो गया जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। फिर 110 मीटर मेन का देखो 1.067 मीटर क्या होती है, हाइट होती है हर्डल्स की। फर्स्ट लेन से स्टार्टिंग लेन की जो डिस्टेंस होगी 13.72 मीटर, ठीक है। सभी हर्डल्स के बीच की डिस्टेंस होगी 9.14 मीटर, और आखिरी हर्डल से फिनिश लाइन की डिस्टेंस होगी 4.02 मीटर। फिर 400 मीटर पुरुष के लिए, ठीक है, सॉरी ये वोमेन्स के लिए था,
पुरुष के लिए 9.14 मीटर हाइट, 45 मीटर पहली हर्डल से स्टार्टिंग लाइन की डिस्टेंस, 35 मीटर सभी हर्डल्स के बीच की डिस्टेंस और 40 मीटर आखिरी हर्डल से फिनिश लाइन के बीच की डिस्टेंस। देखो 400 मीटर में आपको सिंपल सा क्या चीज याद रखना है, पुरुष और महिला में अंतर सिर्फ हाइट का होता है, बाकी दोनों चीजें क्या है 45 35 40 है ना। सिर्फ क्या डिस्टेंस है, महिला के लिए हाइट कितनी हो जाती है, ऊंचाई थोड़ी कम हो जाती है 0.76 मीटर हो जाती है, पुरुष के लिए थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है 0.914 मीटर हो जाती है। इस तरीके से आप रिमेंबर रख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं रिले रेस की। एथलेटिक्स में रिले रेस एक मानक स्टैंडर्ड रिले रेस जो होती है दो प्रकार की होती है, 4x100 मीटर और 4x400 मीटर भैया, ठीक है। ये क्या है, दिस इज बैटन, बैटन बैटन क्या है, बैटन है। अब बैटन की मेजरमेंट की अगर बात करें, चार कलर के बैटन, 6 कलर के बेसिकली बैटन होते हैं, इसमें 4 कलर यूज करते हैं, ठीक है। देखो बैटन स्पेसिफिकेशंस इन रिले रेस, स्टैंडर्ड डायमेंशन की बात करेंगे तो इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए 300 मिलीमीटर या 30 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। अधिकतम मैक्सिमम जो लंबाई होगी 30 सेंटीमीटर या 300 मिलीमीटर में भी पूछ सकता है आपसे। परिधि सरकमफेरेंस की बात कर दे, परिधि की बात कर दे तो 130 मिलीमीटर मैक्सिमम और 120 मिलीमीटर मिनिमम, ठीक है। 120 कम से कम और 130 मिलीमीटर अधिकतम इसकी सरकमफ्रेंस परिधि हो जाएगी। वजन कितना होना चाहिए, कम से कम 50 ग्राम, 50 ग्राम से हल्का बैटन नहीं होना चाहिए। कैसा बना होता है भैया, ये अंदर से खोखला होता है, जो अभी आपको दिखा कैसा होता है, खोखला होता है, चिकना होता है, खोखला होता है, 1 पीस ट्यूब होती है, सिंगल ट्यूब की पीस होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछता है भैया क्या, बैटन एक्सचेंज जोन, क्या पूछता है, जहां पर हम बैटन को आपस में पकड़ के चेंज करते हैं ना, वो है 10 मीटर फ्लाई जोन होता है, 20 मीटर एक्सचेंज जोन होता है। यानी मोटा मोटा अगर आप देखोगे एक्सचेंज जोन जो हो गया हमारा वो 30 मीटर का हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। टीम स्ट्रक्चर क्या है रिले रेस में, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं रिले रेस में, कितने होते हैं, 4 होते हैं, कितने होते हैं 4। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, जो 4 खिलाड़ी होते हैं इनको सबको क्या बोला जाता है, रनर्स बोला जाता है। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा होता है जिसका नाम अलग होता है भैया, ठीक है। प्रत्येक खिलाड़ी को धावक कहा जाता है, रनर कहा जाता है। स्पेसिफिक रोल, द फाइनल रनर, जो सबसे आखिरी वाला दौड़ने वाला रनर होगा वो कहलाता है एंकर, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अंतिम धावक को रिले रेस में क्या कहते हैं, जो रेस को फिनिश करता है, एंकर कहते हैं। तो यहां तक का हो गया हमारा आज का एथलेटिक्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया कि बेसिक से लेके जानकारी दी है। इसके बाद जितने भी और इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, इसके फील्ड इवेंट वगैरह सबको बहुत डीपली बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम खोल के पढ़ेंगे। इससे पहले हम 50 क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है।